हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12th मैट्रिक एक्सरसाइज 3.1 के आगे सवाल का हल करेंगे। जो सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करें। एक्स वाई जेड का मान निकालें। और एक्स वाई जेड का मान किस तरह से निकाला जाता है, तो देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, 3 को सवाल दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले इसे बनाने से पहले आपको देखने पड़ेगा कि ये दोनों मैट्रिक आपस में बराबर है। बराबर में दिया हुआ और एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। इसे मान ज्ञात करने से पहले इस मैट्रिक और इस मैट्रिक का कोटि बराबर होना चाहिए। इसमें देखिए, इसमें कितना गुने 2 गुने 2 का कोटि है, और ये भी क्या गुने के कोटि है, 2 गुने 2 का। कैसे पता चला, देखिए 2 बड़ी संख्या और 2 खड़ी संख्या, 2 बड़ी संख्या और 2 खड़ी संख्या। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बड़ी संख्या और खड़ी संख्या कैसे पहचाना जाता है। बड़ी संख्या और खड़ी संख्या किस तरह से पहचानते हैं। तो इसमें भी 2 गुने 2 ऑर्डर के मैट्रिक है, ये भी 2 गुने 2 ऑर्डर के मैट्रिक है। तो कुछ करना नहीं है। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा इधर समझाते हैं एक सवाल से। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी डी ये कोई मैट्रिक है। ये कितने गुने कितने मैट्रिक है, ये 2 बड़ी संख्या और 2 खड़ी संख्या, तो 2 गुने 2 ऑर्डर के ये मैट्रिक है। यदि बराबर इसी का मैट्रिक के बराबर कुछ इस तरह से संख्या लिखा है 3 4 5 6, तो देखिए ये भी 2 बड़ी संख्या और 2 गो खड़ी संख्या, तो 2 गुने 2 ऑर्डर के भी मैट्रिक है। तो ये दोनों आपस में बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाती है तो प्रत्येक इसमें जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्य आपस में भी क्या क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं। आपस में सदस्य की संख्या भी क्या हो जाती है, आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। आपस में सदस्य की संख्या भी बराबर हो जाती है। अब देखिए, इसे हम कह सकते हैं आगे। ये दोनों पार्ट क्या है, आगे, ये दोनों पार्ट क्या है, पीछे। उसी तरह से ये दोनों पार्ट आगे हो जाएगा, ये दोनों पार्ट पीछे हो जाएगा। तो ये आगे वाला आगे के बराबर होगा, आगे वाला आगे के बराबर होगा, और पीछे वाली किसके बराबर होगा, पीछे वाली पीछे के बराबर होगा, पीछे वाली पीछे के बराबर होगा। तो समझ लीजिए, यदि कोई दो मैट्रिक आपस में बराबर हो तो बराबर तभी संभव है जब रो और कॉलम की संख्या दोनों में आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। या 2 गुने 2 ऑर्डर के मैट्रिक है तो ये भी 2 गुने 2 ऑर्डर के मैट्रिक, 3 गुने 3 ऑर्डर के मैट्रिक है तो 3 गुने 3 ऑर्डर के मैट्रिक इधर भी रहना चाहिए। या 2 गुने 3 ऑर्डर के मैट्रिक इधर रहता तो इधर भी 2 गुने 3 ऑर्डर के मैट्रिक रहेगा। तो ही बराबर हम कर सकते हैं, तो ये हम बराबर कर सकते हैं। या बराबर रहेगी तो इसे मान निकाल सकते हैं। देखिए, अब इसको हल करते हैं। ये हल करना ही बहुत ही आसान है। ये देखिए, तो यहाँ पर इसे पूछ रहा है हमें क्या, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको हल करने के लिए, कुछ नहीं, सबसे हल्का एकदम बहुत ही आसान है। एक्स ये आगे है, एक्स, तो ये एक्स किसके बराबर होगा, ये 1 के। तो इसमें एक्स का मान कितना हो गया, 1। एक्स का मान कितना हो गया, 1। अच्छा, आगे देखिए, यहाँ पर कितना है, वाई, ये वाई है तो वाई भी आगे है, तो आगे किसके बराबर होगा, 4 के। तो वाई कितना का मान, वाई का मान कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए जेड ये पीछे है तो पीछे कितना है, 3, तो जेड के मान कितना हो गया, 3। तो इस तरह से निकल गई, ये सब हल हो गया। बस यही आंसर हो गया। एक एक्स आगे है तो आगे, पीछे है तो पीछे, आगे है तो आगे, और ये पीछे है तो पीछे। तो एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा इस तरह से। देखिए अगला सवाल लिखा हुआ है। अगला सवाल, देखिए आगे सवाल, एक्स प्लस वाई में इसमें भी निकालने के होते हैं, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। इसमें भी निकालना है किसका मान, एक्स वाई जेड के। तो इसमें से देखेंगे कि सबसे आसान निकालना क्या है। तो देखिए 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड, ये आगे है तो ये किसके बराबर होगा, आगे के बराबर होगा। तो यहाँ पर 5, ये देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो जेड बराबर कितना जाएगा, 0, जेड बराबर 0। अब देखिए एक्स वाई, जेड का तो मान निकल गया, अब एक्स वाई का मान निकालना है। तो देखिए एक्स प्लस वाई ये आगे है, आगे भाग किसके बराबर होगा, 6 के। तो एक्स प्लस वाई कितने के बराबर हो जाएगा, 6 के। एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। अब देखिए उसके बाद दिया हुआ क्या, एक्स इंटू वाई बराबर कितना दिया, देखिए पीछे है, ये मैट्रिक के पीछे है तो इस मैट्रिक के भी पीछे कितना है, 8। अब देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 6 और एक्स इंटू वाई बराबर 8।
तो इसे हल करने के लिए, तो देखिए इसे हल करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए मतलब कि दो संख्या को लेना है, दो संख्या को ले करके उसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 6, और दो संख्या को गुना करने पर आना चाहिए 8। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं 4, यहाँ पर मान लेते हैं 2, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ गया, और 4 में 2 से गुना कर लिए तो कितना आ गया 8 आ गया। तो देखिए ये माना हुआ हमारा क्या है, सही है। जैसे मान ले जा सकते हैं ये 2 भी हो सकता है और ये कितना हो सकता है 4 हो सकता है। अच्छा तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, जो 8 आएगा। तो वैसे भी हो सकता था 5 और 1, 5 और 1 जोड़ने पर तो 6 आ जा रहा है, लेकिन 5 में 1 से गुना करने पर 8 नहीं आ रहा, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि x का मान 4 हो सकता है और 2 हो सकता है, y का मान 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। ठीक, देखिए अगला सवाल ये है तीसरा, अगला सवाल ये है, तो इसे उतार लेंगे। ये देखिए ये तीसरा सवाल है, इसमें दिया हुआ है x + y + z बराबर 9। देखिए x + y + z बराबर कितना दिया हुआ है 9 के बराबर होगा। x + z बराबर कितना है 5, y + z बराबर कितना है 7। इस समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इस समीकरण सेकंड मान लीजिए, इस समीकरण थर्ड मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड से समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से चलने पर, देखिए फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे तो देखिए x + z, x और z, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो देखिए x + y + z बराबर 9 और x + z बराबर 5। देखिए इसे ही कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा 4, y बराबर 4। अब देखिए जब y बराबर 4 आ गई, तो y बराबर 4 आ गई तो किस समीकरण में हम रख सकते हैं, समीकरण किस में रख सकते हैं, y बराबर z 4 आ गया तो समीकरण थर्ड में हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, तो y + z बराबर 7, y + z बराबर 7, तो y के मान 4, z बराबर 7, तो z बराबर कितना हो जाएगा 7 - 4, तो z बराबर 3। देखिए x y y के मान पता चल गया, z के मान पता चल गया। अब पता करना किसका, x का। तो देखिए x का मान अगर समीकरण सेकंड में रख देंगे तो पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लिख दे क्या z का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, देखिए तो समीकरण सेकंड क्या है x + z बराबर 5, x + z बराबर 5, z का मान लिख देंगे, z का मान कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, ई वैल्यू उधर से आएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम आंसर लिख सकते हैं, किसका आंसर आ गया, x बराबर कितना आ गया 2, y बराबर कितना आया है 4 और z बराबर कितना आया है 3। तो ये हो गई क्या आंसर। ठीक है, तो देखिए और इसके बाद अगला सवाल, तो देखिए अगला सवाल, समीकरण इतना और इतना से a b c तथा d का मान ज्ञात कीजिए। एक मैट्रिक दिया हुआ है, इधर मैट्रिक दिया हुआ है। तो इसमें देखिए हम आपको बताए थे कि a b c d या x y z किसी का भी मान निकालना हो तो सबसे पहले रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। रो की संख्या, कॉलम की संख्या दोनों मैट्रिक में बराबर होनी चाहिए। तो देखिए 2 गो पड़ी और 2 गो खड़ी, इसमें भी 2 गो पड़ी और 2 गो खड़ी है, तो आपस में बराबर हो सकती
है, इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हल करेंगे, देखिए आगे वाली x माइनस बी, ए माइनस बी बराबर कितना दे है -1। अच्छा इसी तरह से देखिए आगे 2a माइनस बी बराबर कितना दे है 0। इस समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसे समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अच्छा आगे देखिए पीछे 2a प्लस सी बराबर कितना, 2a प्लस सी बराबर 5, इस समीकरण थर्ड, यह समीकरण थर्ड। 2a प्लस सी बराबर समीकरण थर्ड। 3c प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 3c प्लस डी पीछे है तो पीछे कितना हो जाएगा 13, तो इस समीकरण 4। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड निकाल सकते हैं। अब इससे हल कर सकते हैं। देखिए इसे हल कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखे क्या, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0। देखिए दोनों को क्या करने पर, घटाने पर, तो इसे ही कट जाएगा, ये घटेगा तो माइनस a बराबर कितना आ जाएगा -a से 1 कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, a का मान कितना आ गया 1। अब a का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते क्या कि a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा -1, a माइनस बी बराबर -1, a माइनस बी बराबर -1। अब a का मान कितना दे 1, b बराबर -1, ई वाली को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा -1, तो पहले से था, बराबर को उस साइड जाएगा तो -1, तो माइनस बी बराबर -2a, माइनस माइनस खत्म, तो b बराबर कितना आ गया 2, b बराबर 2, b बराबर 2। आगे देखिए अब a का मान पता चल गया और b का मान भी पता चल गया, a का मान भी पता चल गया और b का भी मान पता चल गया। a का मान पता चल गया और b का मान पता चल गया। अब देखिए इसकी सहायता से, a और b की सहायता से हम समीकरण से थर्ड और फोर्थ में c और d निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे देखिए अगर a का मान रख देते हैं समीकरण थर्ड में तो c का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, देखिए 2a प्लस सी बराबर 5, a का मान रखेंगे तो 2, a का मान कितना दिया हुआ है 1, तो 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2a प्लस सी बराबर 5, तो c बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, तो c बराबर कितना हो जाएगा 3, c का मान 3। अब c का मान समीकरण फोर्थ में रख सकते हैं, c का मान समीकरण 4 में रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि c का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 3c प्लस डी बराबर कितना दिया हुआ है 13, तो 3 इंटू c का मान कितना है 3 प्लस डी बराबर 13, तो 3 तिहाई 9 प्लस डी बराबर 13, तो d का मान ई वाली उस तरफ जाएगा, तो 13 माइनस 9, तो d का मान कितना हो जाएगा, तो d का मान 4, तो इस तरह से a b c d का मान निकल गया। तो यह समीकरण हल हो गई। निकालना भी था a b c और d का मान निकालना था, तो a b c d का मान निकाल लिए। तो इससे तो देखिए सवाल नंबर 8, तो सवाल नंबर 8 क्या कहता है, a बराबर a मैट्रिक आई जे कितना m गुने n एक वर्ग आव्यूह है, तो याद करिए आपको परिभाषा में बताए थे कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, तो याद करिए वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें रो की संख्या
कॉलम की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। खड़ी संख्या और बड़ी संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसी को क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। खड़ी की संख्या और बड़ी संख्या आपस में बराबर होती है, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। खड़ी संख्या को किससे भी सूचित करते हैं, एम से भी सूचित करते हैं, और बड़ी संख्या को एन से सूचित करते हैं। मतलब कि एम गुने एन किस क्या हो जाना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। इसमें बराबर है नहीं, इसमें बराबर है नहीं, इसमें बराबर है हाँ, तो कौन सा आंसर होगा ये। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे। लिखा लिखा बच्चे एक्स तथा वाई के प्रदत्त किस मान के लिए निम्नलिखित अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा मान संभव हो सकता है। मैं ये बी सी डी कौन सा मान हो सकती है। तो देखिए इसे बनाने के लिए तो तुरंत बना सकते हैं। देखिए y+1 बराबर कितना होगा 8, क्योंकि आगे है तो ये आगे है। अच्छा 2 गुने 2 मैट्रिक के अवयव है, इसमें भी 2 गुने 2 मैट्रिक के अवयव है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगी। तो y+1 बराबर 8। देखिए y+1 बराबर कितना हो जाएगा 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7, y बराबर 7। देखिए 7 कैसे हो गया, 8 ई वाली इस तरफ जाएगी तो -1, तो y बराबर कितना होगा 7। तो अब इस ऑप्शन में देखेंगे कि किस किस ऑप्शन में y का मान 7 है। तो देखिए एक ऑप्शन में भी y का मान 7 है इसमें, और इसमें है नहीं, इसमें है हाँ, इसमें भी है, इसमें y का मान 7 है नहीं, तो ई आंसर हो सकता है, चाहे तो ई आंसर, ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। देखिए और इसके बाद आगे 3x + 7, 3x + 7, 3x + 7, 3x + 7, 3x + 7 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो देखिए 3x + 7 = कितना होगा 0। तो 3x बराबर कितना है, 7 उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7/3, 7/3, 7/3। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, देखिए 2x - 3x, एक और मान दिया हुआ क्या 2x। देखिए इस तरफ हम बना रहे हैं 2 - 3x बराबर 2 - 3x बराबर कितना है 4, 2 - 3x बराबर 4। तो देखिए 2 - 3x बराबर 4, यहाँ पर 2 अरे 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 4, इस वैल्यू उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। तो -3x बराबर कितना हो जाएगा, -3x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा -2/3, -2/3। तो देखिए x का मान कितना आ गया, x के मान ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, और y का मान ये दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का मान कहूँ पे भी है 2/3, 2/3 किसी जगह पे है, x के मान नहीं है। अच्छा x के मान 7/3 है नहीं है, तो कहने का मतलब है कि सीधा न ई आंसर हो सकता है न ई आंसर हो सकता है। तो हम आंसर कौन लगा सकते हैं, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि x का मान 1 नहीं, x का मान क्या आ गया 2 आ गया है, तो इसलिए इसे हमें ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो गया, आंसर बी। दस 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। तो इसे बनाने के लिए देखिए 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या संभव है, 3 × 3 अवयव की कुल कितनी संख्या संभव है। तो यहाँ बनाने के लिए 3 × 3 कोटि की अवयव की संख्या, अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी 3 × 3 कितना हो जाएगी संख्या 9 हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो प्रत्येक अवयव की चयन विधि मतलब होता है, देखिए एक मैट्रिक में किस ढंग से लिखा जा सकता है। तो चाहे तो 0 लिख सकते हैं, चाहे तो 1 लिख सकते हैं। तो चयन विधि कितना होगी, चयन विधि कितना हो जाएगी 2। प्रत्येक अवयव की चयन विधि कितना हो जाएगी 2, क्योंकि 0 और 1 के अलावा और कोई दूसरा संख्या नहीं लिख सकते हैं। 0 या 1, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 0 2 3 4 रहता, 3 संख्या रहता, तो फिर चयन विधि कितना हो जाती 3। अगर ज़्यादा रहता, 4 से ज़्यादा रहता, 3 से ज़्यादा रहता तो 3 हो जाती। तो जितना चयन संख्या होगी उतना हो जाती है। इसके बाद अवयव की कुल संख्या, मतलब कि अवयव की कुल संख्या अवयवों
में अवयव में अवयव की कुल संख्या निकालने के लिए देखिए लिखने का तरीका, चयन विधि कितना है 2, चयन विधि 2 और कोटि अवयव कितना लिख सकते हैं 9। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 9, तो 2 को 9 बार गुना करें, 2 को 9 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 512। 2 को 9 बार गुना करने का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो देखिए 2 को 9 बार 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी संख्या को गुना करते हैं तो 512 आता है। तो इस तरह से किसी भी अवयव में इस तरह का सवाल आप बना सकते हैं।